बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बायस लर्निंग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पीएमसी और ई केट की डेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की आ गई हैं और पीएमसी की तो एक ही डेट है जो कि आपको पता है कि 30 अगस्त से 30 सितंबर तक चलेगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे जगह पर आप लोग प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, लेकिन हमारे चैनल की तरफ से कुछ लेट प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। तो स्टूडेंट्स, ऐसा करते हैं कि हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ आपके पास लेकर आए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब डेली वीडियो एक एमसीक्यूज़ की आपके लिए अपलोड की जाए ताकि कुछ कलेक्टिव एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएं और क्वालिटी एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएं। और जितना टाइम आपके पास बचा है आप उसी टाइम के अंदर अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। और अगर आप कहीं और से भी तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन ये एमसीक्यूज़ आपके लिए जो हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं, पहली वीडियो में 15 एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं, और ये एमसीक्यूज़ रिगार्डिंग हैं हमारे ओसिलेशन के। हमारा टॉपिक है जो वेव से रिलेटेड है, और आखिरी हमारे जो वेव साउंड एंड ओसिलेशन का टॉपिक जो है उससे रिलेटेड है। तो इसलिए हमने आज जो 15 एमसीक्यूज़ अपने पहले लिए हैं वो ओसिलेशन के रिगार्डिंग है। तो स्टूडेंट्स, हम टाइम ज़ाया नहीं करते और हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम पर, पहले एमसीक्यूज़ पर। तो इसको पढ़ लेते हैं, और ये एमसीक्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हो चुका है। अच्छा, एमसीक्यूज़ है कि द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, आपके पास एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि मोशन विल बी इक्वल फॉर द डिस्प्लेसमेंट। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेयर ए इज़ द एम्पलीट्यूड, जबकि आपके पास उसने बताया हुआ है कि एम्पलीट्यूड को ए से लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसके जो आपके पास जो आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके पास है ए √2/3, बी a/2। और अब मैं आप बाकी जो है वो दोनों नहीं पढ़ रहा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखें जी, हमें ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के। स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 के एक्स नॉट, यानी कि एम्पलीट्यूड माइनस एक्स का स्क्वायर। इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है वो होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, एक काम ये करें कि सीधा सीधा इन दोनों को तो हम कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे आपके पास के भी कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास बचा है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, ये जो एक्स नॉट है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये आपके पास एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का एक्चुअली मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास एक्स नॉट इस वक्त एज अ एम्पलीट्यूड काम कर रहा है, और हमारे प्रॉब्लम में हमारा जो एम्पलीट्यूड है उसको बराबर रखा हुआ है किसके? एक्स नॉट इज इक्वल टू ए के। तो ये बाद में हम इसको चेंज करते हैं। अब ये माइनस हो रहा है, इसको यहाँ पे ले जाते हैं। एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू चाहिए तो 2 को यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा जी 2। मैं अगले स्टेप में करता हूँ, या चलें इसी को कैंसिल करते हैं। ये आपके पास आ गया यहाँ पे 2, और अब इन दोनों के ऊपर हम लेते हैं रूट। तो इसका रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एक्स नॉट इज इक्वल टू ए के है, तो हम एक्स नॉट की जगह ए लगाते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू दी एक्स। स्टूडेंट, आप इस तरफ देख सकते हैं कि आपके पास ये वैल्यू गिवन है, और ऑप्शन नंबर हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है
ऑप्शन बी, जो कि आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, पहला प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमसे ये पूछा गया था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ किस डिस्प्लेसमेंट पर बराबर होती है। तो हमने बता दिया कि जब भी आप एम्पलीट्यूड का हाफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेंगे तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ये मैं आपको यहाँ पर एक की पॉइंट और दे रहा हूँ कि आप जब भी एम्पलीट्यूड का हाफ कर लेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ये था हमारा पहला एमसीक्यूज। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने अगले एमसीक्यूज की तरफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका अगला एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। अगेन वही बात ये करेगा, कहता है कि ये एमसीक्यूज भी इससे पहले वाले एमसीक्यूज से मिलता जुलता है। कहता है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बात पहले वाले एमसीक्यूज में भी थी कि वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए। इसका एम्पलीट्यूड भी ए था, उसका एम्पलीट्यूड भी ए था। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। अगेन लफ्ज थोड़े से चेंज हैं लेकिन बात वही की है। कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ओके ऑफ व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फॉर द मीन पोजीशन इज। मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। स्टूडेंट्स देखें, अगर इसको थोड़ा सा हम करें, एमसीक्यूज आज का एमसीक्यूज ट्रू है। कहता है कि आपके पास ऐसी बात बताएं कि जहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो और आप x बताएं। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि x आपने बताना है और एम्पलीट्यूड को उन्होंने अब a से लिखा है, यानी एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको ए से लिखा है। स्टूडेंट्स अभी हम पिछले ही प्रॉब्लम में ये बात डिस्कस कर आए हैं कि आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कब होगी, जब आपका एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा। और ये आंसर आपके देख सकते हैं, आपके पास स्क्रीन में मौजूद है कि a/2 इज द राइट ऑप्शन। तो जनाब पहला एमसीक्यूज और दूसरा एमसीक्यूज मिलते जुलते हैं, बल्कि सेम ही थे, बट हमने इनकी वर्डिंग को चेंज कर दिया। जिसका मेन की पॉइंट क्या है, मेन की पॉइंट ये है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल सिंपल हार्मोनिक मोशन के तब होगी जब आपका पार्टिकल एम्पलीट्यूड का हाफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। सो स्टूडेंट्स आपके दो प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से चलेंगे हम तीसरे प्रॉब्लम की तरफ, यानी तीसरे एमसीक्यूज की तरफ। तो चलते हैं हम तीसरे एमसीक्यूज की तरफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके पास तीसरा एमसीक्यूज अवेलेबल है। कहता है द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। आपके पास सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन इट्स टाइम बिकम्स, यानी इट्स पीरियड्स बिकम्स। तो स्टूडेंट्स आए हम डेटा बनाते हैं तो आप साथ में ये प्रॉब्लम भी देखते रहिएगा। क्या कहता है, कहता है कि एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड हम कर देते हैं, पहले से मौजूद है, वो कितना है, 2 सेकेंड। इसके साथ हम ये कहता है कि अब अगर इसकी लेंथ जो है वो 4L कर देते हैं, यानी पहले उसकी जो लेंथ थी वो L होगी, तो अब उसकी लेंथ हम 4L कर देते हैं। तो अब आपके पास जो उसका पीरियड है, यानी टाइम पीरियड है, अब कितना हो जाएगा, तो उसको हम इस तरह शो कर देते हैं ताकि हम ये फाइंड करने जा रहे हैं। स्टूडेंट बहुत आसान है। टाइम इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ दी L/G। ये किसके लिए है जी, ये पेंडुलम के लिए है, ये पेंडुलम का टाइम पीरियड है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर हम लेंथ बढ़ाने के बाद वाला टाइम पीरियड फाइंड करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 पाई रूट ऑफ, ये L अब आपके पास किसके बराबर हो चुका, 4L के डिवाइडेड बाय G। स्टूडेंट्स ये देखें, ये 4 है और इसके ऊपर रूट है। जरा थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स लगाते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई,
ये इसका रूट बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 का रूट आपके पास 2 आ जाएगा। बाकी आपके पास यहां पर क्या बचेगा, L/G। इस वक्त देखें 2 पाई L/G एक्चुअली किसके बराबर है, एक्चुअल बराबर है ये टाइम पीरियड के। तो आप क्या करते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय दी टी। अब टी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी है, t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 सेकेंड। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपके पास 4 सेकेंड आंसर है। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास कितना है, वो है जी डी, यानी कि 4 सेकेंड। स्टूडेंट्स 3 प्रॉब्लम आप कर चुके हैं, टाइम हमने वेस्ट नहीं करना, बातें बाद में करेंगे। जल्दी से चलते हैं चैप्टर प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ, यानी MCQs नंबर 4 की तरफ। ओके जी, इसके बाद एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4। जिस तरह मैंने प्रॉब्लम नंबर 1, 2 मिलाए थे, इसी तरह मैं प्रॉब्लम नंबर 3, 4 को भी एक जैसा ही लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों मिलते जुलते प्रॉब्लम है, तो मैंने साथ दे रहा हूं। कहता है द पीरियड, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल। कब आपका सिंपल पेंडुलम का टाइम डबल हो जाएगा, जब इसकी लेंथ को डबल कर दिया जाएगा, इसके मास ऑफ द बॉब इज डबल। स्क्रीन पे देखें, आपको भी शो हो रहा है, मास ऑफ द बॉब इज डबल, लेंथ इज मेड 4 टाइम्स, लेंथ को 4 गुना बढ़ा देंगे, और मास ऑफ द लेंथ एंड पेंडुलम इज 2 टाइम्स। अब देखें स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला प्रॉब्लम देखें। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो हमने जो आपको करके दिखाया, वो क्या करके दिखाया था कि आपके पास अगर लेंथ को हम 4 टाइम कर देते हैं तो टाइम आपका 2 टाइम हो जाएगा, पीरियड यानी डबल हो जाएगा। इसी तरह अब भी इसमें भी यही बात कर रहा है कि लेंथ जो है वो आप 4 टाइम, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 4 टाइम्स जो है ना वो 4L कर देंगे, जो कि इसका प्रॉब्लम का पिछला पार्ट आप दे सकते हैं, MCQ पिछला दे सकते हैं कि उसके अंदर हमने 4 टाइम लेंथ बढ़ाई थी तो टाइम पीरियड हमें डबल मिला था। स्टूडेंट्स अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो ये याद रखिएगा कि जितनी लेंथ बढ़ाएंगे हम, उसका स्क्वायर रूट टाइम पीरियड बढ़ेगा। एक बात मैं दोबारा बता दूं, मैं तो लिख रहा हूं यहां पे कि आपके स्क्वायर रूट, या ऐसा लिख देते हैं रेडिकल टाइम्स ऑफ द लेंथ, यानी जो आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, हर दफा में रेडिकल टाइम ऑफ द लेंथ, यानी कि लेंथ के रेडिकल टाइम हमेशा आपका जो है वो क्या बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये एक और MCQs अपनी तरफ से बना रहा हूं कि अगर मैं इसको 9 टाइम बढ़ा दूं तो आपका जो रेडिकल बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, सॉरी टाइम पीरियड बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, रेडिकल 9, रेडिकल 9 का मतलब 3 टाइम्स आपका जो है वो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगर मैं इस लेंथ को 16 टाइम बढ़ा दूं तो रेडिकल 16 यानी कि इसका टाइम पीरियड 4 टाइम बढ़ जाएगा। अगर मैं इस लेंथ को 25 टाइम बढ़ा दूं तो रेडिकल 25 यानी कि इसका टाइम पीरियड 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे अपने पास कि जितना भी हम लेंथ बढ़ाएंगे उस पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके रूट यानी रेडिकल टाइम बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 प्रॉब्लम आपके हो चुके, जल्दी से चलते हैं 5वें प्रॉब्लम की तरफ। तो ओके जी, 5वां प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कहता है 2 स्प्रिंग हैं कांस्टेंट, 2 स्प्रिंग कांस्टेंट हैं, यानी कि एक की वैल्यू K1 है और एक की वैल्यू K2 है, यानी 2 स्प्रिंग हैं और उन दोनों में से एक की वैल्यू K1 है उसके कांस्टेंट की और दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। कहता है आर अरेंज इन अ पैरेलल, एक पैरेलली अटैच किए गए हैं, एंड अ बॉडी मास इज अटैच टू इट, और एक बॉडी जो है उसका मास m है और उसको उन दोनों स्प्रिंग्स के साथ क्या कर दिया गया है, अटैच किया गया है। देन कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। तो इसके ऑप्शन देखें थोड़े अजीब से हैं लेकिन बहुत आसान है, आपको पता हो जाना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले ये लिख के देता हूँ कौन सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5 है, और ये कहता है कि अगर
आपके पास दो कांस्टेंट हैं, एक है k1 और दूसरा है k2। अब आपके पास स्टूडेंट टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है किसका, आपके पास स्प्रिंग का, ये दोबारा याद दिला दूं, k2 पाई m ओवर k, ये किसका फॉर्मूला है जी, ये आपके पास स्प्रिंग का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स ये जो है अब आपके पास फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से हमें बताना है कि ये ठीक कौन सा है। तो स्टूडेंट ये जो k है ये अब एक्चुअली दोनों पैरेलल हैं, इस वजह से जो k है ये इक्वल हो जाएगा k1 प्लस k2 के, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे इस k की जगह। तो अब जो टाइम पीरियड आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, 2 पाई अंडर रूट m ओवर k1 प्लस k2। दिस इज द राइट आंसर, और ये आपके पास स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, आप देख सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर जो है वो ए है आपका राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स आपका 5 प्रॉब्लम कंप्लीट। जल्दी से चलते हैं हम अपने अगले प्रॉब्लम पर। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने छठे प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 6 पे कहता है कि इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 व्हेन its velocity is 0, displacement is 0, both velocity and displacement is 0, या both velocity and displacement is maximum or 0, एक दोनों आगे पीछे हो गए। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, कहता है एक्सेलरेशन 0 है, बात कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब ये बात आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होता है कि जिसकी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स होती है किसके, मीन पोजीशन के, यानी नेगेटिव दी ऑफ एक्स। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इस x में, इस इक्वेशन में आप इस x को अगर आप 0 कर देते हैं तो आपके पास लाजमी बात है a 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो उसने पूछा है कि एक्सेलरेशन कब 0 होगी, वो तब 0 होगी जब आपका x 0 हो जाएगा। सो इसके लिए आपका जो राइट ऑप्शन है वो B है, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये MCQs भी हमने कर लिया। सो स्टूडेंट्स आपके 6 MCQs हो चुके हैं, लेकिन वीडियो अभी बाकी है। जल्दी से चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7 आपसे, यानी MCQs नंबर 7 आपसे ये कहता है कि अ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग कांस्टेंट K। एक मास है जो कि इस तरह किसी स्प्रिंग के साथ सस्पेंड हुआ है, ये रहा मास, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो है K। ओके जी, कहता है कि द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू, यानी जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होगी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी किसके बराबर होगी। ज़रा इसको हम गौर से देखते हैं। कहता है कि जी हम टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो बराबर है 2 पाई अंडर रूट ऑफ दी m ओवर k। अब सॉरी मार्कर चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी 1/t के बराबर होती है। तो अब देखें कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है आपकी 1/टाइम के, इसका मतलब ये सारी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। अगर रिवर्स हो जाएगी तो इसका मतलब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह हो जाएगी 1/2 पाई एंड रूट ऑफ दी k ओवर m। तो ये जनाब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, और आपके पास ये MCQs जो है वो नज़र भी आ रहा है कि आपके पास क्या वैल्यू है इसकी। जनाब आपके पास इसका जो सही ऑप्शन है वो है रूट ऑफ द k ओवर m, यानी कि ऑप्शन B इज़ द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स आपके पास 7 MCQs हो चुके हैं और 8 MCQs अभी बाकी है, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, सब चलते हैं साथ 8वें MCQs की तरफ। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है कि अ बॉडी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन मेक्स एन कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। आपके पास एक बॉडी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है और वो अपना
1 सेकंड के अंदर n कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन इज, अब आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला असल में इन्होंने पूछा है, आपके पास टाइम जो है वो इन्होंने दे रखा है, कितना है जी 1 सेकेंड। और अब आपसे जो अब नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर कि आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, वो ये पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको बता दूं, वो होता है जी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी कि 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय द सेकेंड, 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय द सेकेंड। और आपके पास देखें कहीं पे भी ये ऑप्शन तो है नहीं कि 2 पाई एन रेडियन, आपके पास सिर्फ ऑप्शन है कि 2 पाई रेडियन, 1 अपॉन पाई रेडियन। तो आपके पास ये जो आंसर है ये सूटेबल आंसर है कि 2 पाई रेडियन 1 सेकेंड का जो फॉर्मूला है ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, कहता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ई, यानी कि आपके पास बॉडी की जो एनर्जी है वो आपके पास क्या है जी, ई। ठीक है जी, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर भी आ रहा होगा। द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि आप हमें ये बताएं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने बतानी है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बतानी है, और आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा जी, आपका हाफ हो जाएगा। यानी मैं इसको लिख देता हूँ a/2। तो जनाब ये तो आपके पास एक छोटा सा हमने डेटा बनाया है। अब चलते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कहता है कि अब आपने काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड करनी है तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है जी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, अब जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह कुछ इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दी 1/2, के को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ और ये कुछ ऐसे हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, इन दोनों का मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय दी 4। स्टूडेंट्स देखें कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दी 1/2 और यहाँ पे मैं बात करूँ क्या कि k और x नॉट दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा कि x नॉट अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा x नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया, और इस ब्रैकेट में जो मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा, 1 माइनस 1/4। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली एनर्जी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एनर्जी, टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, ये है मेरे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 की जगह अब मैं इस पूरे की जगह लिखता हूँ जी एनर्जी, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसका एलसीएम। मान लें कि यहाँ पे 1 है, 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम जाएगा, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगी किसके, एनर्जी को छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 3/4। अब ये बन जाएगा क्या, इज इक्वल्स टू 3E/4, और मेरा ख्याल है कि ये आंसर आपको नज़र आ चुका होगा कि 3E/4, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट ज़रा तेज़ी से किया है, मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं तो इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ओके जी, आपका ये MCQs भी कंप्लीट हुआ चाहता है, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट MCQs है द स्प्रिंग ओबिंग्स द हुक्स लॉ। एक स्प्रिंग है जो कि हुक्स लॉ ओबे करता है, हैज़ एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 50 mm and the spring constant is 400 Newton per meter. What is the tension in the spring when its overall length is 70 mm?
अब ये एक बड़ी अजीब सी इसने बात बताई है, कहता है कि आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका अनस्ट्रेच लेंथ, यानी कि अभी उसको हमने स्ट्रेच नहीं किया, तो उस वक्त जो उसकी लेंथ यानी है वो कितनी है 50 mm। इसका मतलब अब मैं उसका जो कांस्टेंट मुझे दे दिया वो कितना दिया है जी, वो हमें दिया है 400 न्यूटन पर मीटर। अब आपके पास ये कहता है कि व्हेन इज द टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन हमने फाइंड करनी है, और वाकई में ये क्वेश्चन हमें टेंशन देता हुआ नजर भी आ रहा है। तो उसके बाद क्या करना है, कहता है व्हेन इट्स ओवरऑल लेंथ इज 70 mm, यानी कि खींचने के बाद अब ये कितना हो जाएगा 70 mm। तो यानी कि एक लेंथ इसकी थी ये वाली और दूसरी लेंथ इसकी है ये वाली, तो इसको हम कह लेते हैं ये है 70 mm। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ से, हमारे पास एक फॉर्मूला है F इज इक्व टू के एक्स का। अब F यानी कि टेंशन, इसको मैं कर देता हूँ T, K की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, कितनी है 400, और ये X कितना है, असल में ये X ये है। हम क्या करेंगे, इस X की जगह L2 माइनस L1 कर देते हैं। टोटल लेंथ ये थी, ये आपके पास जो है वो इसकी अनस्ट्रेच लेंथ है। इसका मतलब जो हमने इसकी स्ट्रेच लेंथ है वो फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड होगी, टेंशन इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय दी, ये आपके पास आ जाएगा 20 mm। अब आप क्या करते हैं जी, इसको चेंज कर लें, इसको 1000 से हमने मल्टीप्लाई करना है, मैं यहीं पे कर देता हूं 20 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.02। तो आपके पास जो टेंशन फाइंड होगी वो होगी 8 न्यूटन, और ये आपके पास इसमें आंसर नज़र आ रहा है जनाब, वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके जी, अगले एमसीक्यूज़ पे आ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ आ चुका है। कहता है कि अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड ऑन द रूफ ऑफ अ लिफ्ट। एक लिफ्ट बनी हुई है ऐसा करके, ये जी आपके पास ये आपके पास एक रूफ का, लिफ्ट का एक रूम बना हुआ है। इसमें जनाब जिस तरह लोग खड़े होते हैं, मगर यहाँ पर जो है ना ये एक क्या टंगा हुआ है, ज़रा देख ले क्या कहता है हमें, पेंडुलम। तो यानी कि एक यहाँ पे एक पेंडुलम हमारे पास टंगा हुआ है, और ये यहाँ पे इसकी इस पेंडुलम की बॉब है। अब यहाँ पे ये जो लिफ्ट है ये किसी जगह हैंग हुई है, और अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो जनाब आपसे क्या कह रहा है कि सस्पेंडेड ऑन द रूफ ऑफ एंड मूविंग डाउनवर्ड विद द एक्सेलरेशन। हाँ, इसकी जो एक्सेलरेशन है ना वो है g से कम, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। देन इस टाइम इज गिवन बाय, अच्छा टाइम भी इन्होंने खुद दे दिया, क्या दिया है 2 पाई L/G, ना भी देते तो हमें पता था कि ये यही फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अब कहता है कि g की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत ही आसान है, वेटलेसनेस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, जैसे जैसे नीचे आता रहेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो ऐसा कर लेते हैं कि अभी जो हमारे पास g की वैल्यू होगी वो कुछ ऐसे होगी, g माइनस a, यानी इस एक्सेलरेशन को g में से माइनस कर देंगे। ये वेटलेसनेस में आप पढ़कर आए हैं, इसमें बड़ी कॉमन सी चीज़ है, इसमें मुझे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है और इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। ओके जी, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो आपके पास कहता है कि प्रॉब्लम एक एमसीक्यूज़ और कहता है कि स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपके पास एक स्प्रिंग सिस्टम है जिसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। ओके जी, इफ़ द लोड इज एडेड, उस स्प्रिंग के ऊपर मजीद लोड रख देते हैं, तो इट देम द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम विल बी, यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उस सिस्टम का, चेंज होगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा, कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। आपके ऑप्शन में लिखा है इंक्रीज है, डिक्रीज है, सेम रहेगा, आधा हो जाएगा। तो हम ज़्यादा बहस नहीं करते, हम कहते हैं कि जनाब ये है 2 पाई, इसका है रूट, ये आएगा k।
स्टूडेंट्स बाकी चीज़ें छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, हमने तो लोड बढ़ाया यानी मास बढ़ाया है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे है जी रूट अंडर रूट एम। अंडर रूट एम का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि कितना इंक्रीज होगा, तो जितना आप मास बढ़ाएंगे उसका रेडिकल टाइम, आपका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जितना आप मास बढ़ाएंगे उसका रेडिकल टाइम, आपका जो टाइम है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब इसका ऑप्शन ए ठीक है। ओके जी, अगला प्रॉब्लम हमारे पास कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ एल फॉर अ स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशन बाय। अब आपके पास कोई भी सिंपल पेंडुलम है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, उसका आपके पास फ्रीक्वेंसी पूछी गई है कि सिंपल पेंडुलम है, उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो जनाब ये तो आपको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ दी एल ओवर जी। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है टाइम के इन्वर्स के। तो क्या करने वाले हैं जी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, ये रेसिप्रोकल हो गया, और g/l ये रेसिप्रोकल हो गया। ये रहा, कोई ना कोई आंसर आपको नज़र आ रहा होगा, ढूंढ लें, आपको मिल जाएगा। इस f को आपके MCQs में न्यू के साथ मेंशन है तो कोई मसला नहीं, ये भी फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है और f भी फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। जहाँ जो भी हो वहाँ उसके साथ चलिएगा, मसला कोई नहीं है। इसमें बहुत आसान सा प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, पूरे 15 MCQs के अंदर से एक वाहिद MCQ है कि जो कि बहुत आसान है, और वो क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड पेंडुलम हैज़ द टाइम पीरियड ऑफ, आप कुछ बुक खोलिएगा उसके अंदर बड़ा आसान सा कहीं ना कहीं छुपा के एक लाइन लिखी होगी कि एक पेंडुलम की टाइप होती है जिसका टाइम पीरियड सिर्फ 2 सेकंड होता है, उसे क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैं नहीं बता रहा, कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, वो यह होगा कि आपके पास सेकंड पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, यू कैन टिक। चलें जी, अब और आखिरी प्रॉब्लम आज का क्या कहता है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम इन वन वाइब्रेशन। सिंपली मैं आपके पास जो ऑप्शन है, लेकिन बहुत आसान है ये MCQs, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अब देख लेते हैं। देखें जी, ये आपके पास है सिंपल पेंडुलम, ये इसका बॉब, ये पहले यहाँ पर आएगा, इधर पहुँचेगा, यानी कि इसने एक एम्पलीट्यूड पूरा किया, उसके बाद ये फिर वापस जाएगा, इसका मतलब इसने फिर ए जितना डिस्टेंस किया, फिर जब यहाँ रुकेगा नहीं फिर ये यहाँ पर आएगा, इसका मतलब इसने फिर यहाँ से ये ए डिस्टेंस पूरा किया, लेकिन उसके बाद कंप्लीट साइकिल पूरा करेगा तो ये तब करेगा जब ये यहाँ पहुँचेगा, इसका मतलब इसने फिर एक साइकिल पूरा किया। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस वो इसने किया वो कितना किया, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो गया 4a। क्या आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ऑप्शन नज़र आ रहा है तो लगा दें, ये आपका जी राइट ऑप्शन है। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये थे आपके 15 MCQs, कोशिश की थे कि आपको अच्छी तरह समझ आएँ। कोई इशू है, कोई इंक्वायरी है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द और बहुत क्विकली और अच्छे MCQs के साथ। दुआओं में याद, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।